चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है प्रतिरक्षी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले अपन सबसे पहले कल जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद अपन अपने आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रतिरक्षी के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले अपन ने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था? प्रतिरक्षी की संरचना। और प्रतिरक्षी की संरचना को अपन ने पहले सबसे पहले देखा तो प्रतिरक्षी की संरचना के शेप की दिखाई दे रही थी तुम्हें, वाई शेप की। और इस वाई शेप की संरचना के अंदर कितनी टोटल श्रृंखलाएं या कितनी चैन तुम्हें दिखाई दे रही थी? टोटल 4। ठीक है, कितनी चैन दिखाई दे रही थी? 4 में से 2 चैन कैसी थी? हैवी। ठीक है ना, और 2 चैन कैसी थी? लाइट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? H2L2। समझ गए बात मेरी? ये जो तुम्हारा प्रतिरक्षी होता है ये किसका बना होता है ये भी तुम्हें याद करना है। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। समझ गए बात? किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। इसीलिए जितने भी प्रतिरक्षी है, जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ प्रतिरक्षी के प्रकार, सभी प्रतिरक्षियों में एक वर्ड यूज हो रहा है। क्या नाम वर्ड यूज हो रहा है? आईजी। क्या वर्ड यूज हो रहा है? आईजी। इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या नाम होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। समझ गए बात यहाँ तक? अब आगे देखते हैं जो अपन ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। सबसे पहले अपन देख लिया किस शेप की होती है प्रतिरक्षी? वाई शेप की। कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 4। भारी कितनी होती है? 2। हल्की कितनी होती है? 2। टोटल संरचना को क्या बोला जाता है? H2L2। इसका प्रारंभिक सिरा किसका बना होता है? एमिनो एसिड का, अमोनिया का। ठीक है ना, और ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया किसका बना होता है? N का, यानी नाइट्रोजन का। इसीलिए इसके प्रारंभिक सिरे को क्या बोला जाता है? N सिरा बोला जाता है। इसका अंतिम सिरा किसका बना होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण इस अंतिम सिरे को क्या बोला जाता है? C सिरा कहा जाता है। समझ गए यहाँ तक बात? इसके बाद अपन ने देखा था किसके अंदर जो अपन ने टोटल डाइसल्फाइड बंधों की बात करें, इसमें कुछ विशेष प्रकार के बॉन्ड पाए जाते थे। बॉन्डों का नाम क्या था? डाइसल्फाइड बंध। और डाइसल्फाइड बंध की संख्या कितनी थी टोटल प्रतिरक्षी के अंदर? 16। और इन 16 में से जितने भी थे 16, ठीक है ना, इसमें लाइट चेन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने थे? 4। प्रत्येक लाइट चेन के अंदर कितने थे? 2। और हैवी चेन के अंदर टोटल कितने थे? 8। एक हैवी चेन के अंदर कितने होंगे? 4। हैवी चेन को लाइट चेन से जोड़ने के लिए बॉन्ड थे क्या? कितने थे? 2। कौन से बॉन्ड थे? सेम डाइसल्फाइड बॉन्ड। और हैवी चेन से जोड़ रहे थे क्या? को कितने बंधों के द्वारा जोड़ रहे थे अपन? 2। और वो भी बॉन्ड कौन से थे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या लाइट चेन को लाइट चेन के साथ जोड़ रहे थे अपन? क्या नहीं जोड़ रहे थे, तो वहां बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ गए यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? इसके बाद अपन ने कुछ विशेष संरचनाओं को पढ़ने से पहले अपन ने प्रतिरक्षी जो पूरी संरचना थी उस प्रतिरक्षी को कितने भागों में डिवाइड किया था अपन ने? 2 भागों के अंदर। पहला भाग कौन सा था? वेरिएबल पार्ट या परिवर्तित भाग। और दूसरा भाग कौन सा था? कांस्टेंट। कौन सा भाग टाइम के साथ परिवर्तित होता था? कौन सा भाग समय के साथ परिवर्तित होता था? वेरिएबल भाग। और कौन सा परिवर्तित नहीं होता था? कांस्टेंट भाग। समझ गए बात यहाँ तक? इसके बाद अपन ने देखा था एपिटोप और पैराटोप। एपिटोप किसके अंदर पाया जाएगा? एंटीबॉडी या प्रतिजन? एंटीबॉडी के अंदर कौन सा पाया जाएगा? एपिटोप किसके अंदर पाया जाएगा? एंटीजन के अंदर पाया जाएगा। ठीक है ना। पैराटोप किसके अंदर पाया जाएगा? एंटीबॉडी के अंदर पाया जाएगा। समझ गए? यहाँ तक याद रखना। एपिटोप पैराटोप अच्छे से नाम याद रखना। आउट ऑफ एनसीईआरटी लेकिन 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना इसको। तो ये लास्ट टर्न पे अपन ने खत्म कर दिया था। आज अपन बात करने वाले अपने नए टॉपिक की जिसका नाम क्या है? प्रतिरक्षी के प्रकार। और प्रतिरक्षी के टोटल प्रकार तुम्हें याद रखने और क्या क्या होते हैं ये अपन समझने वाले। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, फिर भी तुम्हें अच्छे से लर्न करना है। क्या है समझते हैं अपन। टोटल जो तुम्हारी इम्यूनिटी के टाइप्स की बात करते हैं या एंटीबॉडी के टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स की होती है एंटीबॉडी? 5 टाइप की। नाम याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या करना है तुम्हें? खेलना है। क्या करना है तुम्हें? खेलना। और खेलने को क्या बोला जाता है? गेम्ड।
क्या बहुत सारे गेम खेल रहे हो तुम, इसीलिए मैंने ईडी लगा दिया, ठीक है ना। क्या इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी, तो क्या बोला मैंने, गेम्ड। समझ गए बात मेरी। तो गेम्ड जो अपन खेल रहे हैं, बस इसी के स्पेलिंग पता है, गेम्ड की स्पेलिंग क्या होती है, GAMED। क्या होती है, GAMED। तो यही 5 प्रकार की इम्यूनिटी है। सबसे पहले गेम्ड के अंदर कौन सा वर्ड आता है, जी, तो ये लिखा मैंने क्या, जी। समझ गए बात क्या। दूसरा वर्ड कौन सा आता है, ए, तो ये लिखा मैंने ए। तीसरा वर्ड कौन सा आता है, एम। चौथा वर्ड कौन सा आता है, ई। और पांचवा वर्ड कौन सा आता है, डी। तो ये 5 वर्ड तुम्हें याद रखने हैं। तो प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं टोटल, 5। पहला कौन सा है, IgG। दूसरा कौन सा है, IgA। तीसरा कौन सा है, M। चौथा कौन सा है, और पांचवा कौन सा है, समझ गए बात मेरी। अब इनकी वैल्यू की बात करें, इनकी कितनी मात्रा होती है, इनकी कितनी कंसंट्रेशन होती है, उनकी बात करें तो केवल, बाकी सब इसी सीरीज में चल रहे हैं, केवल एक याद रखना है, डी से पहले, डी पहले आएगा और ई क्या आएगा बाद में। स्पेलिंग में देखो क्या आ रहा है, ई पहले आ रहा है और डी क्या आ रहा है बाद में। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, इसकी मात्रा की बात करूं, तो पहले कौन आएगा, डी, उसके बाद कौन आएगा, ई। बस इतना याद रखना है। समझ गए बात क्या, इतना बल्ले पड़ा गया। अब एक एक इम्यूनिटी की बात करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी कौन सी है बताओ, IgG। अब जी क्या काम आती है उसकी बात करते हैं, सारे पॉइंटों की बात करें। जितनी भी तुम्हें ये प्रतिरक्षी दिख रही है, इन सब में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी प्रतिरक्षी होगी, तुम्हें पता है कि बी होना है कि नहीं होना है, ठीक है ना। बट यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान को दूसरे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं कि नहीं कहते। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगा रे, गॉड होगा कि नहीं होगा रे। तो यहाँ पे जी लिखा कि नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, IgG। समझे कि नहीं समझे, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन आया, बी आया कि नहीं आया। भले डायरेक्ट नहीं आया लेकिन इनडायरेक्ट आया कि नहीं आया रे, समझ गए। तो पहली प्रतिरक्षी कौन सी होगी, IgG। और ये क्या होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। और तुम्हें पता है बी वो काम कर सकता है जो कोई भी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बी ऐसे काम कर सकता है जो कोई काम नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात क्या मेरी। अब देखो यहाँ पे प्लेसेंटा होती है कि नहीं, क्या होती है प्लेसेंटा, नाम सुना है कभी प्लेसेंटा। जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, कहाँ पर होता है, माँ के गर्भ के अंदर। तो माँ के गर्भ के अंदर, चलो एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं अपन इसको। ये तुमने पढ़ा हुआ है कहीं, तुम्हें याद हो तो। ये देखो यहाँ पे, ये एक मान लो मदर है, ये एक माँ के गर्भ के अंदर बच्चा यहाँ पे। अब समझना इधर, अब इस बच्चे को माँ के गर्भ के अंदर है, जो माँ के गर्भ के अंदर कितने महीने रहेगा, 9 महीने तक रहेगा। क्या इस बच्चे को माँ के गर्भ के अंदर खाना नहीं चाहिएगा क्या, क्या मैं तुम्हें 9 महीने तक बिना खाना पानी के जिंदा रख सकता हूँ क्या, एक तुम्हें इस कमरे के अंदर बंद कर दो, 9 महीने तक तुम्हें कुछ खिलाऊं नहीं। वैसे तो तुम्हें 10 मिनट नहीं खिलाऊंगा तो अभी तुम्हारे क्या कंडीशन होते हैं, घर से आते हो पहले पीरियड के अंदर टिफिन लेके चले जाते हो ऊपर, समझोगे नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ 9 महीने की। कितने महीने की बात कर रहा हूँ, सुना ही नहीं दिया मेरे को, कितने महीने, 9 पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 9 महीनों की बात कर रहा हूँ। समझ सकते हो तुम, ठीक है ना। इसकी दुविधाओं को समझ सकते हो क्या। जो माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा है, 9 महीने तक इसको भोजन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। क्या ये खुद खाना खा सकता है क्या, क्या ये खुद पानी पी सकता है क्या। तो अब इसको खाना पानी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो ये खाना पानी कैसे मिलेगा इसको, क्या, ये माँ के नाभि से एक विशेष भाग के द्वारा जुड़ा होता है, एक विशेष संरचना होती है जो इसको माँ से जोड़े रखती है। और संरचना का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। क्या नाम होता है, और इसी प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं रे भाई लोग, क्या बोलते हैं, अपरा। ये अपरा क्या करती है, जब माँ 9 महीने तक जब वो गर्भवती होती है तब वो क्या खा रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो सही खाना नहीं खाती है तो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ सकती है, क्योंकि जो खाना माँ खाएगी
वही खाना कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा कि नहीं जाएगा, और ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुंचेगा, प्लेसेंटा के पास, और प्लेसेंटा ये खाना किसको देगा, इस बच्चे को। माँ जो पानी पी रही है वही पानी यहाँ से माँ के ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, बच्चे के पास। अगर मान लो माँ तुम्हारे जैसी है, ठीक है ना, कभी कभी सतमोला खा रही है, कभी कुरकुरे खा रही है, समझ आओगे नहीं, कभी सुपारी खा रही है, तो अब माँ के ब्लड के अंदर ये कंटेंट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और ये कंटेंट माँ के ब्लड के अंदर जाके कहाँ पहुंचेंगे, बच्चे के पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और बच्चे के विकास क्या कर सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं। जो बच्चे का कोई भाग है वो छोटा हो जाए, कभी कोई ऑर्गन है वो बड़ा हो जाए, कोई भाग का विकास ही नहीं हो, बने ही नहीं, तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर तुम गर्भवती अवस्था में कोई भी मदर सतमोला खाए या कुरकुरे खाए या फिर चिप्स खाए या कुछ भी खाए, अटपटे चीजें, ठीक है ना, जो तुम खाते रहते हो, ठीक है ना, तो उससे इसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, बच्चे को पड़ेगा। अब देखना यहाँ पे अपन ने जितनी भी प्रतिरक्षी देखी है, कितनी प्रतिरक्षी देखी है अपन ने, टोटल 5। इसमें पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, चौथी कौन सी थी, और पांचवी कौन सी थी। अब इन पांचों में से केवल तुम्हें पता है एक ही आदमी ऐसा है जो सबसे अलग काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो कौन है, कौन है, और बी का दूसरा भाई है कि नहीं है रे, भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉड। तो बी का दूसरा भाई हुआ कि नहीं हुआ, क्या क्या तुमने सुना ही नहीं दिया मेरे को, दूसरा भाई हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो अब सुनो मेरी बात, अब दूसरा भाई है तो ये क्या करेगा, कोई भी प्रतिरक्षी इस प्लेसेंटा को पार करके बच्चे तक नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। लेकिन एक प्रतिरक्षी ऐसी है जिसकी साइज क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी, इसीलिए वो प्लेसेंटा को पार करके कहाँ आ जाती है, बच्चे को। तो ऐसी कौन सी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार करके, प्लेसेंटा को पार करके बच्चे को मिल सकती है, तो तुम्हें याद रखना है कौन कर सकता है ऐसा काम, IgG, समझ गए। इसीलिए मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ते चलना, ये प्लेसेंटा को क्या कर सकती है, पार कर सकती है, बाकी कोई प्रतिरक्षी कर पाएगी क्या ऐसा काम, ऐसा काम केवल एक ही बंदा कर सकता है, और वो बंदा कौन है तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, कौन है, IgG, समझ गए बात मेरी। तो दूसरा पॉइंट आया समझ में, पहला पॉइंट सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाएगी, IgG, प्लेसेंटा को पार करना है तो कौन कर पाएगी, IgG, समझ गए बात मेरी। अब देखो यहाँ पर, अब बात सुनते चलना, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अभी वैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से तुम्हें मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता क्या है, उसको हल्का सा समझते हैं अपन। जब कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसा, मान लो पहली बार घुसा कि नहीं घुसा कभी, तो पहली बार जब वो घुसता है तो तुम्हारी बॉडी उसको मारने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, तो पहली बार रेस्पॉन्स देगी कि नहीं तुम्हारी बॉडी उसके खिलाफ, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राथमिक अनुक्रिया कहेंगे। समझ में आएगी का बात क्या। और जब यही वायरस या यही जीवाणु जब तुम्हारी बॉडी के अंदर दूसरी बार घुसेगा तो इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक अनुक्रिया। समझ गए बात मेरी क्या। मान लो तुम एक बार गिर गए और खुद उठ गए, दूसरी बार गिरे तो उठाने के लिए कोई न कोई आएगा कि नहीं आएगा, वो कौन आएगा तुम्हें पता ही है, ABCD का दूसरा अक्षर आएगा कि नहीं आएगा। तुम पहली बार गिरे, दूसरी बार गिरे, तो दूसरी बार उठाने कौन आएगा, सेकेंड अल्फाबेट आएगा। और सेकेंड अल्फाबेट कौन है, बी का दूसरा भाई कौन है, जी। और यहाँ पे भी कौन है, देख लो रे, आया कि नहीं, जी। सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स कौन दर्शाएगा, जी। कौन दर्शाएगा, IgG। समझ गए, 3 पॉइंट बताए। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगा, IgG। प्लेसेंटा को पार करके कौन आ सकता है, IgG। और अगर बात मैं करूं सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स दर्शाना है तो कौन दर्शाएगा, IgG। और सबसे छोटी संरचना एकलक की फॉर्म में, एक सिंपल संरचना की फॉर्म में, एक सिंपल Y की फॉर्म में जो संरचना पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, वो भी IgG। 4 पॉइंट बताए मैंने, कितने पॉइंट बताए IgG के लिए, 4। पहला पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में। दूसरा पॉइंट क्या है, प्लेसेंटा को पार कर सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है, द्वितीयक अनुक्रिया, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तीसरा, चौथा कौन सा है, एकलक अणु, सबसे छोटी अणु। अब देखो
वाई होगा तो यहाँ पर भी पैराटॉप है, यहाँ पर भी पैराटॉप होगा कि नहीं होगा? कितने पैराटॉप होंगे? 2। तो 1 लाख अणु है तो कितने पैराटॉप पाए जाएंगे यहाँ पर? 2। अगर डी लाख अणु है तो कितने पाए जाएंगे? 5। 5 लाख अणु है तो क्या पाए, कितने पाए जाएंगे? समझ में आ रही है बात? क्या पल्ले बड़ा कुछ क्या? अब चलो आगे। पहला समझ में आया? किसी को दिक्कत है क्या पहले के अंदर? किसी को दिक्कत हो तो बोल देना, पहले के अंदर दिक्कत है किसी को? वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि बी का दूसरा वाई है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? IgA की। किसकी बात कर रहे हैं? IgA की। IgA की बात करें, जितने भी स्रावित भाग होते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर, जिसका भी सिक्रेशन होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, उन सब के अंदर जो प्रतिरक्षी पाई जाती है, जैसे तुम्हारी बॉडी में सिक्रेशन का कोई भाग बता सकते हो क्या? अभी मैं थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, आंखों से आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं कह रहा हूँ थप्पड़ मारूंगा तो आंखों से आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? मार नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, थप्पड़ मारूंगा तो आंखों से पानी आएगा कि नहीं आएगा? और उस पानी के अंदर प्रतिरक्षी होंगे कि नहीं होंगे? और वो कौन सी प्रतिरक्षी होगी तुम्हारे आंखों से? ए। समझ गए ये बात मेरी? किसी को दिक्कत है? जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है, 9 महीने तक उसने माँ से, प्लेसेंटा से ले लिया सारा का सारा खाना पानी जो भी लेना था, अब माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है, अब भी उसे खाना चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? जिंदा रहना है तो खाना चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो 6 महीने या 12 महीने तक उसे क्या दिया जाता है? माँ का दूध दिया जाता है। जो माँ का मिल्क होता है वो तरल पदार्थ होता है कि नहीं होता? और इस तरल पदार्थ के अंदर भी कौन सी प्रतिरक्षी होगी? IgA। माँ का पहला जो दूध होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा मतलब पीले रंग का होता है, ठीक है ना, गाढ़ा और पीले रंग का होता है, क्योंकि उसके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी होती है। उस प्रतिरक्षा का नाम क्या होता है? IgA। सीधा से याद रख सकते हो, माँ का कौन सा मिल्क है? पहला मिल्क है। और अंग्रेजी का पहला अल्फाबेट कौन सा होता है? A। तो IgA माँ के प्रथम मिल्क में पाई जाती है। और माँ का प्रथम मिल्क क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम या खींच कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला, कैसा अणु है? एकलक है कि द्विलक है? द्विलक है तो द्विलक अणु होता है। 3 पॉइंट बताए मैंने। पहला पॉइंट कहाँ पर पाई जाएगी? स्रावित वाले भागों के अंदर या तरल भागों के अंदर पाई जाएगी। दूसरी कहाँ पाई जाएगी? माता के प्रथम दूध को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉम का दूसरा नाम क्या है? खींच। कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाएगी? IgA। समझ गए? कैसी संरचना होगी इसकी? द्विलक। तो कितने पैराटॉप पाए जाएंगे? 4। समझ गए बात यहाँ तक? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अगली बात करते हैं। अगली का नाम क्या है? IgM। क्या नाम है? IgM। जितनी भी प्रतिरक्षी अपन पढ़ रहे हैं उन सब में से सबसे बड़ी प्रतिरक्षी कौन सी होगी? M। क्योंकि यहाँ पर कोई एकलक है, कोई द्विलक है, कोई त्रिलक होगा, लेकिन ये कैसी होगी? पंचलक। यानी कैसी संरचना होगी? चलो देखते हैं अपन हल्का सा। ये इस टाइप की संरचना होगी। कितनी संरचना होगी इसमें? काउंट करो। 1 2 3 4 और 5। इसीलिए संरचना को क्या बोला मैंने? पंचलक। इसमें कितने पैराटॉप होंगे? 10। अगली बात सुनना, इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? प्राथमिक इम्यून रेस्पॉन्स। प्राथमिक इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है मैंने बता दिया तुम्हें। जब कोई जीवाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर पहली बार इंटर होगा तो कौन सी प्रतिरक्षी वो बनेगी तुम्हारी बॉडी के अंदर? IgM बनेगी। कौन सी प्रतिरक्षी बनेगी? IgM। और जब यही बैक्टीरिया, सेम बैक्टीरिया अगर तो तुम्हारी बॉडी के अंदर दूसरी बार घुसेगा तो कौन सी बनेगी? IgG। समझ गए बात मेरी? जब पहली बार घुसेगा तो कौन बनेगा? IgM। दूसरी बार घुसेगा तो कौन बनेगा? IgG। और जब पहली बार घुसेगा तो इस अनुक्रिया को क्या बोलेंगे? प्राथमिक इम्यून रेस्पॉन्स। और दूसरी बार घुसेगा तो उसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक इम्यून रेस्पॉन्स। समझ गए बात? क्या किसी को दिक्कत है क्या? और ये जितनी भी प्रतिरक्षी होगी सतह पर पाई जाएगी। सेल है मान लो, सेल के अंदर कभी नहीं पाई जाएगी, सेल की सरफेस पे पाई जाएगी, बाहर की तरफ ऐसे पाई जाएगी। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? सतही प्रतिरक्षा कहते हैं। आगे बात समझ में? किसी को दिक्कत है? कितने पॉइंट है टोटल इसके अंदर? 4। पहला पॉइंट क्या है M के लिए? सबसे बड़ी। दूसरा क्या है? प्राथमिक इम्यून रेस्पॉन्स। तीसरा क्या है? सतही प्रतिरक्षा। और चौथा क्या है? पंचलक अणु। तो पैराटॉप की संख्या कितनी होगी रे?
5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 10। अगली बात करते हैं, अगली क्या नाम है IgE। क्या नाम है IgE। IgE की बात करें, नाम से याद रखना, और कोई क्वेश्चन बनता नहीं, एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, ई से क्या होती है एलर्जी। जो भी स्पेलिंग है देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, एलर्जी की अपन बात करें, मान लो किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गई है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर एलर्जी हुई है, तो उसकी बॉडी में एलर्जी को ठीक करने के लिए तुम्हारी बॉडी खुद एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी। उस इम्यूनिटी का नाम क्या होगा IgE। जब कोई टेस्ट किया जाता है कि तुम्हारी बॉडी को एलर्जी हुई है कि नहीं, तो वो चेक ऐसे ही किया जाता है कि तुम्हें किसी टैबलेट से रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक टेस्ट किया जाता है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर IgE एंटीबॉडी बनी हुई है, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में क्या हुई है एलर्जी हुई है। समझ रहे हैं, टेस्ट में कैसे पता चल रहा है, टेस्ट में ऐसे ही पता चलता है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर IgE इम्यूनिटी बनी है, इसका मतलब एलर्जी का कारक तुम्हारी बॉडी के अंदर आया है कि नहीं आया, आया होगा तभी तो IgE इम्यूनिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये ऐसे पता लगाया जाता है। जब तुम्हें कोई भी एलर्जी हो जाती है तो तुम्हारी बॉडी में कौन सी प्रतिरक्षी बनेगी IgE। बस इतना याद रखना, 1% मात्रा होती है, याद रखो, नहीं रखो छोड़ो तो भी चलेगा, लेकिन ये पॉइंट अच्छे से तुम्हें याद करना है। समझ गए बात मेरी। लास्ट प्रतिरक्षी की बात करते हैं, कौन सी है IgD। डी का मतलब होगा ये कहाँ पर पाई जाएगी, ये भी सतह पर पाई जाएगी, और तुम्हें दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो कौन सा करोगे IgD। सतही प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो IgD को कहते हैं। समझ गए बात यहाँ तक, किसी को दिक्कत है यहाँ पे। मात्रा मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, सबसे ज्यादा मात्रा में IgG, उसके बाद IgA, उसके बाद IgM, उसके बाद IgD, और सबसे लास्ट IgE। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, 5 प्रतिरक्षी में किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले, है किसी को दिक्कत क्या। इसमें 1 पॉइंट, उसमें 1 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, और इसमें 4 पॉइंट तुम्हें लर्न करने है दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन टीकाकरण की तरफ। चलो बताओ टोटल प्रतिरक्षी कितनी थी 5 में पहली कौन सी थी IgG, दूसरी कौन सी थी IgA, तीसरी कौन सी थी IgM, चौथी IgE, और पांचवी IgD। पहली की बात करते हैं, पहली कौन सी थी किसकी है तुम्हें पता है, वो दूसरा भाई है किसी का भी हो, छोड़ो उसको। कितने पॉइंट तुम्हें इसमें याद रखने हैं 4 में पहला पॉइंट क्या था सबसे ज्यादा मात्रा में, दूसरा पॉइंट क्या था किसको बाहर कर सकती है प्लेसेंटा को, तीसरा पॉइंट क्या था सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, और चौथा पॉइंट क्या था एक गलत अणु। समझ गए बात मेरी क्या। अब तुम्हें पूछ लेगी प्लेसेंटा को पार क्यों कर सकते हैं, रीजन बता सकते हो क्या, क्योंकि साइज में क्या होती है सबसे छोटी होती है। और दूसरा प्रतिरक्षी कौन सा था अपने पास IgA के अंदर कितने पॉइंट याद करने थे तुम्हें 3 में पहला क्या था स्रावित भाग में पाई जाएगी, दूसरा क्या था माता के प्रथम मिल्क का नाम क्या होता है कोलेस्ट्रॉम, का दूसरा नाम क्या होता है टीच, और तीसरा पॉइंट क्या था द्विलक अणु है। तो कितने पैराटॉप होंगे इसके अंदर 4। इसके बाद अगले की बात करते हैं, अगला कौन सा था IgM की बात करें अपन तो IgM के अंदर कितने टोटल पॉइंट थे 4 में पहला कौन सा था सबसे बड़ी प्रतिरक्षी, दूसरा क्या था प्राथमिक इम्यून रेस्पॉन्स, तीसरा कौन सा था सतही प्रतिरक्षा, और चौथा कौन सा था पंचलक। तो पैराटॉप कितने होंगे 10। इसके बाद अगली की बात करते हैं, अगली कौन थी IgE कब स्थापित होगी जब एलर्जी होगी, और लास्ट कौन सी थी IgD को कौन सी बोलते हैं सतही प्रतिरक्षा। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी प्रतिरक्षी होती है कौन सी होती है IgG, समझ गए। दूसरे नंबर पे कौन सी है IgA, तीसरे नंबर पे IgM, चौथे नंबर पे और लास्ट कौन है रे। तो यही था तुम्हारा प्रतिरक्षी वाला टॉपिक, ठीक है। प्रतिरक्षी की संरचना अपनी कंप्लीट हो गई, प्रतिरक्षी के प्रकार कंप्लीट हो गए। अब अगले टर्न पे अपन पढ़ेंगे क्या टीकाकरण या वैक्सीनाइजेशन। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं वैक्सीनाइजेशन के साथ।